हेलो फ्रेंड। आज मैं आप लोग के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जमानत पर छोड़े जाने की प्रक्रिया के बारे में, जमानत को निरस्त करने की प्रक्रिया में और हाई कोर्ट को, सेशन कोर्ट को जमानत से संबंधित विशेष शक्ति के बारे में जानेंगे। साथ में हम बेल बॉन्ड यानी बंद पत्र की प्रक्रिया के बारे में ही इस वीडियो में जानने वाले। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 33 यानी चैप्टर 33 में, जिसमें जमानत और बंधन पत्र की प्रक्रिया के बारे में धारा 436 से लेके धारा 450 तक बताएगी। मैं इन सारे धाराओं को बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। धारा 436 किन मामलों में जमानत ली जाएगी। इसका मतलब है कि किस अपराध में जमानत लिया जा सकता है। तो धारा 436 यह कहता है कि कोई व्यक्ति जमानती अपराध में गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया तो वह जमानत पर छोड़े जाने का दावा कर सकता है और पुलिस अधिकारी या कोर्ट उस व्यक्ति को चाहे तो प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी सहित बंधपत्र यानी बेल बॉन्ड निष्पादित करवा कर छोड़ देगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जमानती अपराध किसे कहते हैं, जमानती अपराध के बारे में कहाँ बताया गया। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 2A को देखिएगा, उसमें जमानती अपराध के बारे में बताया गया। तो उसमें कहता है कि धारा 2A के अनुसार जमानतीय और अजमानतीय अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची या किसी और कानूनी अधिनियम में बताई गई। इसका मतलब है प्रथम अनुसूची में हर एक अपराध को जमानतीय और अजमानतीय अपराध में बांटा गया। साधारण शब्दों में समझे तो 3 वर्ष से कम या जुर्माने से दंडित अपराध जमानती अपराध माना जाता है और मृत्यु या आजीवन या 3 वर्ष से अधिकतम दंडित अपराध को अजमानती अपराध माना जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि धारा 436 जमानती अपराध के बारे में बताता है, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो वह अपराध 3 वर्ष से कम में दंडित हो सकता है, तो ऐसे में पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को थाने से ही छोड़ देगा या कोर्ट में ही पेश होता है तो कोर्ट भी उसको धारा 436 के अकॉर्डिंग उसको छोड़। अब इसके बाद हम देखते हैं धारा 436A को। तो अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 के तहत इसको जोड़ा गया है, जिसमें धारा 436 से कहता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और वह अपराध मृत्युदंड से जुड़ा नहीं है, ऐसे में व्यक्ति को मिलने वाले सजा की आधी अवधि तक जेल में बीत जाता है, तब ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत बंधन पत्र यानी बेल बॉन्ड में प्रतिभूति सहित या रहित यानी सिक्योरिटी के साथ उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। देखिए 436 जो है ना, बहुत ही साधारण शब्दों में कहता है कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध करके रखा गया, जिसको गिरफ्तार करके रखा गया, वह अपराध है, वह मृत्युदंड से नहीं जुड़ा, तो उस व्यक्ति का सजा अगर आधे अवधि तक पूरा हो गया और व्यक्ति गिरफ्तार है, वो निरुद्ध है, तो उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, बल्कि उससे बेल बॉन्ड लिया जाएगा, उससे सिक्योरिटी लिया जाएगा और उस सिक्योरिटी के बाद उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन 2005 में हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि विचाराधीन कैदी जो होते हैं, अंडर ट्रायल पर्सन जो होते हैं, उनको अधिकतम समय तक जेल में रहना ना पड़े। ये बात के लिए 2005 में 436A को संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा आता है, धारा 437 अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकती। जैसे कि अभी आपने पिछली धारा में समझा, जमानती अपराध में जमानत पर छोड़े जाने की प्रक्रिया कैसे है, उसमें किस तरीके से व्यक्ति को अधिकार मिल जाता है छूटने का। अब धारा 437 में अजमानती अपराध में किस तरह से व्यक्ति को छोड़ा जाएगा, इसकी प्रक्रिया बताई गई। यानी 436 में बताया गया है कि 3 वर्ष से कम का कोई ऐसा दंडनीय अपराध कोई व्यक्ति करता है तो उसको 436 के तहत छोड़ दिया जाएगा, और 3 वर्ष से अधिकतम से जुड़े हुए अगर कोई भी व्यक्ति दंडित अपराध करता है तो उसको 437 में बताया गया कि उसको किस तरीके से छोड़ा जाए। तो धारा 437 ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को अजमानती अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस थाने के बाहर सदर अधिकारी यानी सब इंस्पेक्टर एसआई जो होते हैं, वो वारंट के बिना गिरफ्तार या हिरासत में उनके द्वारा लिया जाता है या कोर्ट या सेशन कोर्ट से भीम कोर्ट में लाया जाता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके, तब वो जमानत पर छोड़ा जा सकता। किंतु ऐसा अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं होना चाहिए। परंतु यदि व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र का या महिला
या बीमार या असमर्थ व्यक्ति हो तो उसका अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होने पर भी उसे जमानत पर छोड़ा जाए। देखिए, धारा 437 जो है ना, बहुत ही साधारण शब्दों में कहता है कि किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार पुलिस वाला करता है, यानी सब इंस्पेक्टर करता है और उसको कोर्ट में हाजिर कर, तो उस व्यक्ति को भी छोड़ा जाता है। लेकिन ऐसा जो अपराध जो कि मृत्युदंड से जुड़ा है या आजीवन कारावास से जुड़ा, तो उसमें उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा। और अगर कोई बीमार व्यक्ति है, असमर्थ व्यक्ति है, कोई महिला है या 16 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति है, तो उस कंडीशन में अगर मृत्युदंड का भी अपराध है या आजीवन कारावास का भी अपराध, तो ऐसे में इस व्यक्ति को छोड़ा जाए। धारा 437 के उपधारा 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें कहता है कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक अवधि से दंडनीय अपराध में व्यक्ति को शर्त के बाद ही छोड़ी जाएगी। शर्त क्या है? सबसे पहला, व्यक्ति बंधपत्र यानी बेल बॉन्ड की शर्तों के अनुसार हाजिर होता रहेगा। दूसरा शर्त है, व्यक्ति इसके बाद वैसा अपराध नहीं करेगा। तीसरा है, व्यक्ति मामले से जुड़े व्यक्ति जो साक्षी जो विटनेस जो होते हैं उनको किसी भी तरह से नुकसान या प्रलोभन नहीं देगा। इसके बाद भी अगर कोर्ट को कोई अन्य शर्त भी आवश्यक लगता है तो वह उस व्यक्ति पर लगा सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धारा 437A को। अभियुक्त को उच्चतर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा करने के लिए जमानत। इसका मतलब होता है कि अपीलीय कोर्ट में हाजिर होने के लिए जमानत। धारा 437 यह प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति को निचली अदालत से बाइज्जत बरी किया तो व्यक्ति प्रतिभुओं सहित यानी सिक्योरिटी के सहित बंधपत्र निष्पादित करेगा, यानी बेल बॉन्ड भरेगा, ताकि अगर ऊपरी अदालत में अपील किया जाए तो व्यक्ति ऊपरी अदालत में हाजिर हो और ऐसा बंधपत्र जो बेल बॉन्ड है 6 महीने मान रहा। और धारा 437 से जो ये सन 2008 में संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ा गया। देखिए, धारा 437 कहने का मतलब है कि किसी केस में एक्यूज व्यक्ति जो है वह निचली अदालत से बाइज्जत बरी हो जाता और कहीं विक्टिम को जो पीड़ित व्यक्ति है उसको अपील करना है तो उस कोर्ट में हाजिरी को सुनिश्चित करने के लिए उस व्यक्ति से 6 महीने तक का एक बेल बॉन्ड भरवा लिया जाएगा, ताकि वो व्यक्ति अगर अपीलीय न्यायालय अगर उसको बुलाता है तो वो वहाँ पे हाजिर हो जाए। और अगर वो 6 महीने के अंदर अगर अपील नहीं होता है तो उस बेल बॉन्ड का जो भी बातें होगी, जो शर्तें होगी, वो कंडीशन हट जाएगा, बेल बॉन्ड वापस हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धारा 438 को। गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के लिए निर्देश। देखिए, धारा 438 को हम साधारण शब्दों में अग्रिम जमानत के नाम से जानते हैं। तो धारा 438 जो है यह प्रावधान करता है कि जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है कि उसे किसी अजमानती अपराध किए जाने के लिए गिरफ्तार होने वाला है, तब वह व्यक्ति धारा 438 के तहत हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में आवेदन कर सकता है कि ऐसे गिरफ्तारी में उसको जमानत पर छोड़ा जाए। देखिए, धारा 438 जो एंटीसिपेटरी बेल जो होता है, इसका जो मेन मकसद जो होता है, किसी व्यक्ति को संदेह है कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ, मैं इसमें ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा हूँ, तो उसको एक मौका दिया जाता है कि वो हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए और अपनी बातें बताए। हो सकता है कि कोर्ट उसकी बातों को मान के उसको गिरफ्तारी न होने दे, उसकी गिरफ्तारी रोक दे। जब आवेदन जब कोर्ट में पेश करेगा तो यहाँ पे कोर्ट को भी बताया गया है, हाई कोर्ट को और सेशन कोर्ट को भी, कि उसको भी कुछ बातें देखना है। ये नहीं कि डायरेक्ट उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दे देना, नहीं, उसको कुछ कंडीशन देखना है। सबसे पहला कंडीशन है अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखना है। दूसरा है आवेदक पहले कोई संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की दोषी में सजा तो नहीं भुगत चुका है। तीसरा है न्याय से भागने के लिए तो एप्लीकेशन नहीं लगाया। तीसरा है कहीं आवेदक को गिरफ्तार कराकर क्षति या अपमान करने के उद्देश्य से सूचना तो नहीं दिया गया है, या तो अदालत तत्काल उसमें आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या अग्रिम जमानत मंजूर करने की आदेश जारी कर सकता है। अब धारा 438 के उपधारा 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें कहता है कि जमानत मंजूर करते समय कोर्ट आवेदक को यानी जो एप्लीकेशन लगाया है उसके ऊपर कुछ कंडीशन यानी शर्तें लगा। सबसे पहला शर्त है पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होना होगा। दूसरा है अपराध से जुड़े साक्षी यानी विटनेस को किसी तरह से रोका जाना नहीं चाहिए। तीसरा है कोर्ट के आदेश के बिना भारत से बाहर नहीं जाना। चौथा है कोर्ट चाहे तो धारा 437 के उपधारा 3 के तहत भी शर्तें लगा सकती, जैसे कि अभी हमने धारा 437 के उपधारा 3 को जैसे मैंने आपको बताया, तो वो भी शर्तें कंडीशन कोर्ट लगा सकते। तो आपने अभी समझा कि कोई भी एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन लगा सकता है और वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि कोर्ट उसको गिरफ्तारी से बचा। कोर्ट का फर्ज बनता है कि उसके कंडीशन को देखे कि
इसमें व्यक्ति को जो अग्रिम जमानत दिया जा रहा है इसका कंडीशन क्या है, और जब कंडीशन देख लेगा तो उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगा भी सकता, कुछ शर्तें लगा भी सकता है कि ये शर्तों के अकॉर्डिंग आपको एंटीसिपेटरी बेल दिया जा रहा है। साथ में मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में धारा 438 लागू नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल नहीं लिया। अब इसमें मैं एक और चीज आपको बता दूं, धारा 438 में उपधारा 4 में यानी सबसेक्शन 4 में 2018 में एक संशोधन किया गया, और उस संशोधन में बताया गया कि आईपीसी सेक्शन 376 सबसेक्शन 3 या 376A-B या 376D-A या 376D-B अगर एंटीसिपेटरी बेल सुना जा रहा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब है कि 2018 में संशोधन करके धारा 438 में यह बात जोड़ी गई कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि आईपीसी सेक्शन 376 के सबसेक्शन 3 जो कि रेप के बारे में बताता है, 376A-B, D-A और D-B के तहत अगर एंटीसिपेटरी बेल लगाया है तो उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और धारा 439 यानी सेक्शन 439 को देखते हैं। तो जमानत के बारे में हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट की विशेष शक्तियां दी गई है। यानी अभी आपने पिछली धारा 436 में जमानती मामले में जमानत की प्रक्रिया के बारे में समझा, और 437 में जमानती अपराध के जमानत की प्रक्रिया के बारे में समझा, और धारा 438 के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार का शक होने पर अग्रिम जमानत की प्रक्रिया के बारे में समझा। इस धारा 439 में हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को विशेष शक्ति दी गई है कि व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकता है। तो धारा 439 से प्रावधान करता है कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट निर्देश दे सकता है कि व्यक्ति को किसी अपराध में जेल में है तो छोड़ दिया जाए। यदि अपराध 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के दंडनीय मामले में आता है तो धारा 437 के उपधारा 3 के शर्तों के अनुसार आवश्यक समझे तो छोड़ सकते। परंतु हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ने से पहले जो आईपीसी 376 के सबसेक्शन 3 या 376A-B, D-A और D-B से विचारणीय अपराध है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो लोक अभियोजन जो होता है उसको जमानत देने से पहले उसको सूचित करेगा, उसकी बातें सुनेगा, तभी जाके हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जमानत दे सकता। और धारा 439 जो है यानी सेक्शन 439, इसमें हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर दी गई, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति जमानत पर छोड़ा गया पहले से तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का भी आदेश धारा 439 सेक्शन 439 के अकॉर्डिंग दे सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धारा 440 के बारे में। बंद पद की रकम और उसे घटाना, यानी बेल बॉन्ड की जो रकम होती है उसे किस तरीके से घटाया जाता है। तो अभी तक जो है आप सब धारा 436 से लेकर धारा 439 तक व्यक्ति को जमानत किस प्रक्रिया के तहत छोड़ा जाए समझा आपने। अभी तक हमने किस तरीके से व्यक्ति को जमानत दिया जाएगा यहाँ तक हो गया, लेकिन जमानत जब दिया जाता है तो उसे श्योरिटी और बेल बॉन्ड दिया जाए। तो और वो बेल बॉन्ड और श्योरिटी का क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रक्रिया होगा, यह धारा 440 से लेकर धारा 450 तक। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं धारा 440। तो यह प्रावधान करता है कि बंद पत्र में व्यक्ति की हैसियत देखते हुए रकम निर्धारित किया जाएगा, और अगर पुलिस अधिकारी या कोर्ट मजिस्ट्रेट व्यक्ति के हैसियत से ज्यादा राशि का मांग कर दिया है तब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट उस रकम को घटा। देखिए क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की हैसियत बहुत कम है, किसी व्यक्ति का हैसियत है कि वो 5,000 ही रुपया दे सकते और पुलिस वाले या मजिस्ट्रेट उसको 50,000 रुपए की रकम बेल बॉन्ड में लगा दे, नहीं तुम्हें इतना का बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में जा सकता है और वहां पे जाकर एप्लीकेशन देकर उस पैसे को घटा सकता है। उसकी जो हैसियत 5,000 की है वो वहां पे बताकर 5,000 की रकम करवा सकता है। यह धारा 440 का। इसके बाद हम देखते हैं धारा 441 अभियुक्त और प्रतिभूओं का बंद। धारा 441 से प्रावधान करता है कि अभियुक्त व्यक्ति या एक से अधिक प्रतिभू यानी श्योरिटी व्यक्तिक बंधन पत्र यानी पर्सनल बॉन्ड छोड़ा जा सकता, और ऐसा बंद अभियुक्त और प्रतिभू यानी श्योरिटी पर शर्तों के तहत हो। अभियुक्त व्यक्ति कोर्ट में हाजिर होता रहेगा या पुलिस अधिकारी जब भी बुलाए हाजिर होता रहेगा, और प्रतिभू यानी श्योरिटी पर भी यह शर्त रहे कि वह अपराधी व्यक्ति का ध्यान रखे कि वह कोर्ट में समय समय पर हाजिर होता रहे। धारा 441 बहुत ही सरल शब्दों में कहता है कि अभियुक्त व्यक्ति और प्रतिभू यानी जो अपराधी है, जो श्योरिटी जो जमानती व्यक्ति है, वो अपने पर्सनल बॉन्ड भरे, और उस पर्सनल बॉन्ड में शर्तें होगी जो कि इस प्रकार की हो सकती है कि
कोर्ट में वह जो अपराधी व्यक्ति है टाइम टाइम पर हाजिर होता रहेगा, या कोर्ट के बगैर पूछे वो कहीं उस स्थान से नहीं जाएगा, भारत छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, या पुलिस स्टेशन में पुलिस जब भी बुलाएगी तो वहां पे वो हाजिर होता रहेगा। तो ये मेन मकसद होता है बेल बॉन्ड। उस बेल बॉन्ड में कुछ राशि लगाया जाता है ताकि वो व्यक्ति अगर उस शर्तों का उल्लंघन करता है तो उससे पेनाल्टी के तौर पे लिया जाए, उससे शास्ति के तौर पे लिया जाए, ताकि वो व्यक्ति डर के मारे कोर्ट में हाजिर होता रहे। इसलिए उससे एक पर्सनल बेल बॉन्ड भी भरवाया जाए। अब हम देखेंगे इसमें धारा 441A के बारे में, प्रतिभुओं द्वारा घोषणा, यानी श्योरिटी जो है वो किस तरीके से घोषणा करेंगे। धारा 441 यह प्रावधान करता है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो जमानत पर छोड़े जाने वाले अपराधी व्यक्ति के लिए प्रतिभु यानी श्योरिटी बना है, कोर्ट के समक्ष अपराधी व्यक्ति के बारे में घोषणा करेगा कि वह उस अपराधी व्यक्ति का प्रतिभु यानी जमानती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति आया और उस अपराधी व्यक्ति को छुड़ा के ले जा रहा है, तो वह अपने बारे में घोषणा करेगा कोर्ट के बारे में कि वो कौन है और वह अपराधी व्यक्ति को लेकर जा रहा है, उसकी सारी कंडीशन जो है उसको समझ रहा है, वो सारी कंडीशन समझने के बाद उसको कोर्ट से जमानत पर छुड़ा के ले जा रहा है। इसका वह घोषणा एफिडेविट कोर्ट में दे। अब इसके बाद हम देखते हैं धारा 442 के बारे में, अभिरक्षा से उन्मोचन, यानी जमानत मिले व्यक्ति को छोड़ा जाना। जब व्यक्ति को जमानत मिल जाती है तो उसको छोड़ना है, तो इसकी प्रक्रिया धारा 442 में बताया गया है। तो धारा 442 जो प्रावधान करता है, जैसे बंद पत्र यानी बेल बॉन्ड निष्पादित कर दिया जाता है वैसे ही व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। अगर व्यक्ति जेल में है तो जेल के भाषागत अधिकारी यानी जो जेलर जो होते हैं उनको आदेश जारी करेगा, तथा जो जेलर होंगे वो उस आदेश की प्राप्ति के बाद उस व्यक्ति को छोड़ देंगे। अब हम इसके बाद देखते हैं धारा 443 के बारे में, जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त तब जमानत पर्याप्त के लिए आदेश देने की शक्ति। तो धारा 443 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को भूल या कपट के कारण या अन्यथा अपर्याप्त प्रतिभु यानी श्योरिटी स्वीकार कर लिया जाता या बाद में अपर्याप्त हो जाता है तो कोर्ट गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। और जब गिरफ्तार करके व्यक्ति को कोर्ट में लाया जाता है तो कोर्ट प्रतिभु यानी श्योरिटी की मांग करेगा। अगर व्यक्ति प्रतिभु दे देता है तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं धारा 444 प्रतिभुओं का उन्मोचन। तो धारा 444 से प्रावधान करता है कि किसी प्रतिभु यानी जमानती अपनी बंद पत्र यानी श्योरिटी बॉन्ड निरस्त करवाना चाहता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, और मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन को स्वीकार करते हुए जमानत पर छोड़े व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करेगा। और गिरफ्तार व्यक्ति को जब कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा तब मजिस्ट्रेट आवेदक को जो एप्लीकेशन दिया है, जो जमानती व्यक्ति ने जो श्योरिटी जो बना था और उसने एप्लीकेशन जो लगाया है उसको मुक्त कर देगा, उसको फ्री कर देगा, और अपराधी व्यक्ति से नई प्रतिभु यानी श्योरिटी का मांग करेगा। अगर अपराधी व्यक्ति प्रतिभु यानी श्योरिटी देने में सफल होता है तब उसे जेल में भेज देगा, नहीं तो उसे छोड़ देगा अगर वो श्योरिटी को प्रतिभु फिर से दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं धारा 445 मुचलके के बजाय निक्षेप, यानी धारा 445 से प्रावधान करता है कि अपराधी व्यक्ति प्रतिभु यानी श्योरिटी सहित या रहित बंद पत्र यानी बॉन्ड के बदले कोर्ट या पुलिस अधिकारी द्वारा निर्धारित नगद रकम या सरकारी नोटों में राशि का निक्षेप यानी डिपॉजिट कर सकते, परंतु सदाचरण के लिए यानी सीआरपीसी के धारा 106 से 110 के मामले में यह लागू नहीं हो। देखिए, मैं आपको धारा 445 को बहुत ही साधारण शब्दों में समझाना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति श्योरिटी के साथ छोड़ा जाए या श्योरिटी के बिना भी छोड़ा जाता है तो उसे बंद पत्र लिया, तो बंद पत्र के अलावा उस व्यक्ति से नगद रकम का डिमांड किया। नगद रुपये में क्या होता है कि कोई भी उसकी प्रॉपर्टी का कागज या गाड़ी का कागज पुलिस वाला या कोर्ट मांग, और उस व्यक्ति का फिर जिम्मेदारी बनता है कि वह उसको डिपॉजिट ले। अगर सीआरपीसी के सेक्शन 106 से लेके 1010 तक का जो सदाचरण के लिए जो मामला है उसमें अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें उस व्यक्ति से नगद किसी तरह का संपत्ति नहीं लिया जाए, यह धारा 445 कहता है। इसके बाद हम देखते हैं धारा 446 प्रक्रिया जब बंद पत्र जब्त कर लिया। तो धारा 446 से प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने या संपत्ति पेश करने के लिए बंद पत्र यानी बेल बॉन्ड लिया गया है और ऐसा बंद यानी बॉन्ड जो है जब्त कर लिया जाता है। तो जब्त का मतलब मैं आपको बता दूं तो बंद पत्र के बातों का उल्लंघन करने बंद पत्र यानी बेल बॉन्ड को जब्त कर लिया जाता। तो कोर्ट को साबित करना होगा कि व्यक्ति का बंद पत्र यानी बेल बॉन्ड जब्त कर लिया गया है। कोर्ट को सच में लगता है कि व्यक्ति की गलती की वजह से बंद पत्र यानी बेल बॉन्ड जब्त करना आवश्यक है, तो कोर्ट बंद पत्र से जुड़े व्यक्ति को शास्ति यानी पेनाल्टी देने हेतु निर्देश देगा।
या कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछेगा कि उससे शास्ति यानी पेनल्टी क्यों न ली जाए। यदि जब्त बंधपत्र यानी बॉन्ड से जुड़े व्यक्ति शास्ति यानी पेनाल्टी नहीं देता है या पर्याप्त कारण नहीं बता तो कोर्ट उस व्यक्ति से पेनाल्टी वसूली का आदेश जारी। परंतु व्यक्ति द्वारा शास्ति यानी पेनाल्टी नहीं दिया जाता है तो 6 महीने तक का सिविल कार्रवाई से दंडित किया जाए, और अगर व्यक्ति पर्याप्त कारण बता देता है तो कोर्ट पेनाल्टी माफ या कम कर सकता। और अगर बंधपत्र जो है, बॉन्ड जो है, जब्त होने से पहले व्यक्ति मर जाता है तो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं धारा 446A के बारे। तो बंधपत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण। धारा 446 से बंधपत्र तथा जमानत पत्र की शर्तों का उल्लंघन होने पर उसे रद्द किए जाने के परिणामों के बारे में बताता है। यह धारा जो है पिछली धारा 446 के बातों के प्रभाव डाले बिना भी मान्य है। अतः जब कोई बंधपत्र धारा 446 के तहत जब्त कर लिया जाता है तो उसे रद्द माना जाता है। यदि पुलिस अधिकारी या कोर्ट को यह समाधान हो जाता है कि बंधपत्र यानी बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन के लिए बंधपत्र बॉन्ड व्यक्ति के पास को युक्त कारण नहीं है तो उस मामले के एक या अधिक सारे बंधपत्र रद्द हो जाएंगे तथा अपराधी व्यक्ति को स्वयं के बंधपत्र यानी बॉन्ड पर नहीं छोड़ा जाएगा। उस अपराधी व्यक्ति को तब छोड़ा जाएगा जब कोई नया व्यक्तिगत बंधपत्र जमा कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं धारा 447 प्रतिभूति की दिवाली हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंधपत्र का समापन हो जाने की दशा में प्रक्रिया। तो धारा 447 से प्रावधान करता है कि कोर्ट जिसके द्वारा बंध यानी बॉन्ड लिया था या प्रथम मजिस्ट्रेट 3 कारणों की वजह से नई प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी की मांग कर सकता है। सबसे पहला है प्रतिभूति सिक्योरिटी दिवालिया हो जाता है, या दूसरा है प्रतिभूति सिक्योरिटी मर जाता है, तीसरा है बंधपत्र यानी बॉन्ड धारा 446 के तहत जब्त हो। यानी धारा 447 ये कहता है कि जो सिक्योरिटी है वो दिवालिया हो जाता है या वो मर जाता है या बंधपत्र जब्त कर लिया जाता है तो प्रथम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से नई प्रतिभूति न्यू सिक्योरिटी मांग सकते। यदि अपराधी व्यक्ति पूरा नहीं करता है तब उसे डिफॉल्ट माना जाए। आप लोगों को भी पता होगा कि आम बात है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की बात नहीं मानता है तो कोर्ट उसे डिफॉल्ट घोषित कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं धारा 448 आवश्यक से अपेक्षित बंधपत्र। धारा 448 से प्रावधान करता है कि कोई नाबालिग व्यक्ति को किसी अपराध में जमानत पर छोड़ा जाता है तो कोर्ट या पुलिस अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभूति सिक्योरिटी द्वारा निष्पादित बंधपत्र यानी बॉन्ड स्वीकार कर सकता है। इसका मतलब है कि धारा 448 नाबालिग व्यक्ति द्वारा बंधपत्र निष्पादित किए जाने के बारे में विशेष रियायत प्रदान करती जो वयस्क व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। यानी धारा 448 देखिए बहुत ही सरल शब्दों में कहता है कि कोई नाबालिग व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार करके लाया गया है तो उसके अपने पर्सनल बॉन्ड पे नहीं छोड़ा। इसके बाद हम जानते हैं धारा 449 यानी सेक्शन 449 धारा 446 के अधीन आदेश से अपील। तो धारा 449 यह प्रावधान करता है, सेक्शन 449 कहता है कि धारा 446 के तहत किए गए सभी आदेशों के विरुद्ध अपील होगी, जैसे किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की दशा में सेशन न्यायाधीश के पास या दूसरा सेशन कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश की दशा में राज्य सरकार के दिए निर्देश वाले कोर्ट के समक्ष अपील किया जा। देखिए सेक्शन 449 बहुत ही सरल शब्दों में कहता है कि 446 के अकॉर्डिंग हमने समझा कि किसी व्यक्ति का बॉन्ड अगर जब्त कर लिया जाता है, उसे पेनल्टी लगाया जाता है, उसे जेल भेजा जाता है और उस व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है तो वो अपील कर, उसके पास यह अधिकार है कि वह व्यक्ति अपील कर सकता है। तो अपील वो कहाँ करेगा इसके बारे में सेक्शन 449 बताता है। तो सबसे पहले कहता है कोई मजिस्ट्रेट ने अगर आदेश दिया तो वह सेशन कोर्ट के पास जा, या किसी सेशन कोर्ट ने दिया है तो राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश बनाए गए होंगे जिस कोर्ट के बारे में बताया गया तो उस कोर्ट में जा। सबसे अंतिम धारा 450 को हम देख तो कुछ मुचलकों पर दे रकम या उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। मुचलकों का अर्थ होता है सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति। धारा 450 यह प्रावधान करता है कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट मुचलकों यानी सिक्योरिटी पर दे रकम की वसूली करने हेतु निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दे सकता है कि वह उस रकम या वसूली करे जो कोर्ट में हाजिर या उपस्थित होने के लिए किसी बंद पर दे। देखिए धारा 450 से कहता है कि किसी मुचलके पर रकम की बात की गई है, व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है और वह व्यक्ति नहीं देता है, वो भागता है वो पैसा भरने से, तो हाई कोर्ट या सेशन उस पैसे की वसूली के लिए मजिस्ट्रेट को लगा, मजिस्ट्रेट को आदेश देगा कि आप जैसे करो उस संपत्ति को बेचो या जो करो। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए
कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ में अपने फ्रेंडों को, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपने अभी तक विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं लॉ से जुड़े किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।